नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। 2026 में पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। जंग को करीब 4 साल होने को हैं। राष्ट्रपति पुतिन अब इस अंतहीन लग रही जंग को अंजाम तक पहुंचाने की जुगत में भिड़ गए हैं। इसीलिए उन्होंने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के जवाबी हमलों को लेकर रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन किसी भी हालत में रूस को कम आंकने की गलती बिल्कुल ना करे। अब सवाल इस बात का है कि क्या रूस इस जंग में जीतेगा। तमाम सवाल हैं जिसे लेकर गेस्टों का एक पैनल हमारे साथ चर्चा में जुड़ेगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो युद्ध पिछले 4 साल से चलता आया है उसका अंत क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पुतिन का 2026 प्लान, यूक्रेन बनेगा कब्रिस्तान। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी। खार्किव शहर में मिसाइलों से बमबारी। क्या यूक्रेन को नेस्त नाबूद करने की है तैयारी? रूस और यूक्रेन के बीच अब जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यूक्रेन के हर वार का जवाब रूस उतने ही जोरदार तरीके से दे रहा है। रूस के हमले को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2026 में पुतिन की तैयारी यूक्रेन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की है। पिछले 4 सालों से दोनों देशों के बीच भीषण महायुद्ध जारी है। दोनों देशों के बीच लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा रूस ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अगर यूक्रेन ने किसी भी तरह की हिमाकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसकी बानगी है रूस का यूक्रेन के खार्किव शहर पर हमला, जिसकी जानकारी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने खार्किव शहर पर 2 मिसाइलें दागी। जेलेंस्की के मुताबिक हमला एक आवासीय इलाके पर हुआ। हमले में एक इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच सवाल यह भी उठने लगा कि क्या रूस के इस बारूदी बवंडर में जेलेंस्की घुटने टेक देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस पूरी तरह से यूक्रेन को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। नए साल में यूक्रेन के हमले में रूस में 24 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। रूस ने इस हमले को सिविलियंस के खिलाफ आतंकवादी हमला करार दिया और उसके एक दिन बाद ही रूस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में रूस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच चल रहे शांति स्थापना और युद्ध विराम को भी गहरा झटका लगा। दूसरी ओर अब रूस के हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस जानबूझकर संघर्ष को लंबा खींच रहा है और लगातार लोगों की जान ले रहा है। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन के करीब 20 से 30% इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस ने अब तक यूक्रेन के 9 शहरों पर भी कब्जा जमा लिया है। इनमें मेरियुपोल, डोनेस्क, दोनबास, लुहांस्क, मेलिटोपोल, आइजम, लीमन, रुबेझोनेव जैसे शहर शामिल हैं और आगे भी कब्जा करने के लिए युद्ध जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2026 में यूक्रेन रूस के कब्जे में होगा? क्या पुतिन की तैयारी अब यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करने की है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर एमजे ऑगस्टिन और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर ये पूर्व अधिकारी इंडियन एयरफोर्स के हैं। साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश साहब, मैं आपके पास ही आऊँगी। सबसे पहले, पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि तनातनी दोनों मुल्कों में बनी हुई है। आखिर इसका अंत क्या है? एक बार फिर से रूस की तरफ से अटैक किया गया है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ साल की शुरुआत है। देखिए मैडम, ये 4 साल से युद्ध नहीं हो रहा है। एक्चुअली में तो ये युद्ध शुरू हो गया था रशिया और यूक्रेन में 2014 से, जबकि रशिया ने क्रीमिया के ऊपर हमला किया था और कब्जे में कर लिया था। जो कुछ अभी हाल के दिनों में हो रहा वो सबने देखा है। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि ये क्यों हो रहा है। तो बेसिकली रशिया का जो एम है, पहला एम है कि वो जो है अपने एक प्रकार का जो है बफर जोन क्रिएट करना चाहता है ताकि उसके खुद के शहर और उसकी खुद की सीमा जो है वो सुरक्षित रहे। वो एक प्रकार से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। दूसरा उसका जो एम मैं समझ सकता हूं, अब जो है रूस जो है इस युद्ध को लंबा खींचेगा, जिसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से थकाने वाला युद्ध होगा, जिसमें यूक्रेन और यूक्रेन की सहायता करने वाले जो
बाकी देश हैं, यूरोप के हैं या अमेरिका हैं, वो भी एक प्रकार से थक जाएं कि हम कितना हथियार और कितना अपना पैसा जो है वो यूक्रेन को दे सकते हैं। तीसरा जो है पुतिन का एम जो है, उन्होंने जो अपना मिलिट्री एम या पॉलिटिकल एम जब तक वो अचीव नहीं करते हैं, ये युद्ध जो है किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। आपने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि अलग अलग प्रकार से बातचीत हुई है इस युद्ध को रोकने के लिए। शिखर सम्मेलन हुए रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बीच में, पर आउटकम जो है वो कुछ निकल कर नहीं आया है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन का एक ही एम है कि वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं। वो उन्होंने जो 20% का इलाका यूक्रेन का कब्जे में किया, वो वापस नहीं करना चाहते हैं। और तीसरा, वो एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, जब भविष्य में यूक्रेन जो है वो नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। उनका सेम उन्होंने हर अपनी वार्ता में, या हर अपनी ब्रीफिंग में, या जो वहां से फीलर आ रहे थे, क्योंकि ये 3 शर्तें थी, और अगर ये 3 शर्तें यूक्रेन मान लेता है तो युद्ध जो है वो 24 घंटे के अंदर ही समाप्त हो सकता है, बशर्ते कि जो आउटसाइड प्लेयर हैं वो भी अपना एक पॉजिटिव रोल निभाएं। लेकिन आज की तारीख में लगता नहीं है कि जितने भी यूरोपियन नेशन हैं या अमेरिका हैं, वो कुछ पॉजिटिव रोल को निभाना चाहते हैं। जब मैं ये कह सकता हूं कि वो सीरियस नहीं हैं कि ये इतनी बड़ी जो त्रासदी पिछले 4 सालों से चल रही है उसे रोका जाए। क्योंकि अगर आप देखें, मुझे 1 मिनट और दीजिए तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा मैडम। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान उन्होंने एक प्रकार से यूक्रेन को इंस्टिगेट किया कि वो रशिया के ऊपर हमला करें, रशिया के साथ लड़ाई करें, क्योंकि अमेरिका का ये एम था कि यूक्रेन के साथ युद्ध होने से रशिया जो है काफ़ी वीक हो जाएगा और उनकी जो जियो पॉलिटिक्स जहाँ और उनके जो एम थे वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये सफल नहीं हुआ। यूरोप ने बहुत मदद की, नाटो फोर्सेस ने बहुत मदद की, पर उन्होंने शायद प्रेसिडेंट पुतिन को जहाँ रशिया की रेड आर्मी का आंकलन करने में उनसे गलती हो गई। तो अब जो है अल्टीमेटली रशिया जब तक अपना मिलिट्री और पॉलिटिकल एम कंप्लीट नहीं कर लेता, ये युद्ध नहीं होगा। जी मैडम। ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसा कि अभी दिनेश जी ने भी जिक्र किया कि इसका आउटकम कुछ भी नहीं निकलकर सामने आएगा। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी होती है जेलेंस्की की, कई बार बातचीत हो चुकी है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से फोन पर बात करें, लेकिन उसके बावजूद समस्या का समाधान अब तक नहीं निकला है। आने वाले समय में क्या लग रहा है, तस्वीरों में कोई बदलाव देखा जा सकता है? देखिए, इसमें 3 पावर प्ले की संगम है और इसे समझना बहुत जरूरी है। और हमारे हिंदी भाषी दर्शक हैं, उनको ये भी समझना जरूरी है ये वेनेजुएला है कहाँ और यूक्रेन है कहाँ। यूक्रेन यूरोप का एक ईस्टर्न यूरोप का एक अंग है। बिल्कुल एक जमाने में हमारे बचपन में, आप शायद पैदा नहीं हुई थी तब, यूएसएसआर का एक अंग हुआ करता था, सोवियत रिपब्लिक का एक अंग हुआ करता था, एंड सोवियत का एक पार्ट था। इनफैक्ट हमारी जो भारतीय वायुसेना की AN-32 जहाज जो है वो यूक्रेन से बनकर आता था और यूक्रेन से ही हम स्पेयर पार्ट्स लिया करते थे। यूक्रेन उस समय रशिया का एक भाग होता था या यूएसएसआर का एक भाग होता। देखिए, साहब की बातों को मैं थोड़ा और आगे ले जा रहा हूँ। नेटो की जरूरत तब थी जब कोल्ड वॉर था, जब रशिया टूटकर, यूएसएसआर टूटकर अलग अलग देशों में बदल गया। एक्चुअली नेटो की जरूरत थी नहीं, और नेटो ने लिखित में, यूरोपियन यूनियन ने लिखित में ये दिया था कि नेटो की अभिवृद्धि नहीं होगी या और कंट्रीज को नेटो में जोड़ा नहीं जाएगा। उसके बावजूद आप लातविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया, जो पहले यूएसएसआर में हुआ करते थे, उसको आपने नेटो का अंग बनाया। फिर आपने नेटो का अंग बनाया बाकी उन बाल्टिक नेशंस को जो एक समय में रशिया के साथ हुआ करते थे। अभी आप देखेंगे मैप को केयरफुली तो लातविया से मॉस्को 300 किलोमीटर, मात्र 300 किलोमीटर दूरी पर है। एक 300 किलोमीटर के मिसाइल मारेंगे तो आप मॉस्को पे जा करके लग जाएगा। उसी तरह से यूक्रेन का
जब अगर यूक्रेन भी नेटो का अंग बन जाता है आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 के तहत, आप किसी भी नेटो कंट्री पे अटैक करते हैं तो आपको पूरे नेटो आकर के आपके समर्थन में खड़ा होगा। उस नेटो में सबसे बड़ा एक अंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसी वजह से ये इन्वेजन भी हुआ। 2008 में किसी को ये इस बात की शायद इल्म बहुत कम होगी, 2008 में डोनबास वैसे ही अलग हो चुका था। डोनबास ने अपनी पासपोर्ट तक इशू कर दी थी। तो डोनबास अपना जैसे क्रीमिया है उस तरह से डोनबास हुआ करता था। अब आते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला में आप अगर देखते हैं, आज का नहीं, 2014 से लेकर के इनके बीच में तनातनी चल रही है। हुगो चैवेज जब उनका देहांत हुआ उसके बाद एक और प्रतिद्वंदी थे, उनको ये कहा गया कि उनको अमेरिका ने मार गिराया या मार के अलग किया, जिसके बाद मदुरो साहब आते हैं कुर्सी पर। मदुरो साहब कुर्सी पर आते ही जो भी अच्छा काम बराक ओबामा ने किया था वो पूरा दरकिनार करके जो नया एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, इनके दूतावास में खाली कर दिया। उसके ऑपोजिट में भाई मदुरो ने इन सब दूतावास, अमेरिकन दूतावासों को भी बोला, राजदूतों को भी बोला है कि आप यहाँ से जगह खाली करो। 2014, आज 2025 हो रहा है। उस दिन से आज तक इनके बीच में तनातनी चल रही है।